Welcome to y.mgmtmp. So in our previous class we have completed indifference curve analysis. हम लोग अपने previous class में indifference curve analysis complete किए थे और आज की क्लास में मैं आपको law of diminishing marginal utility cover कराऊंगी. So let's start. अगर मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अगर बेसिक मीनिंग आपको बताऊं तो इसकी बेसिक मीनिंग ये होती है, इसमें सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें ये कहा जाता है कि जैसे ही किसी कमोडिटी को आप उसकी एक एक यूनिट कंज्यूम करते जाते तो हर एक यूनिट के साथ जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो एम जो होती है आपको, हर एक यूनिट के साथ जो मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो गिरने लगती है. एम क्या होती है? डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यही बताते हैं. मतलब कि जैसे ही आप किसी भी कमोडिटी की एक एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो उस एक एक एडिशनल यूनिट से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी. तो इसी को हम लोग बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय एच एस गॉसन इन 1854. लॉ ऑफ डीएमयू एच एस गॉसन 1854 में ये थ्योरी डेवलप किए थे और ये एच एस गॉसन की फर्स्ट लॉ थी और इनकी सेकंड लॉ क्या थी? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इनकी फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और इन्होंने जो सेकंड लॉ दी थी वो थी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट विल स्टार्ट टू डिक्रीज आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन द अमाउंट कंज्यूम इंक्रीज. इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ डीएमयू में ये कहा जाता है कि जैसे भी किसी भी कमोडिटी की अगर एक एक एडिशनल यूनिट जब हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें मिलता है वो स्टार्ट हो जाती है डिक्रीजिंग एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद. इसको हम लोग आगे ग्राफ और चार्ट से भी हम लोग ग्राफ से और चार्ट से भी हम लोग समझेंगे, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से. और जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं एक एक एडिशनल यूनिट किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी चीज़ की हम लोग कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो हर एक एक एडिशनल यूनिट से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज़ करना. सो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, एल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था, मैंने आपको याद दिला दूँ कि एल्फ्रेड मार्शल जो थे वो कार्डिनल अप्रोच दिए थे. मैंने आपको ये पहले की वीडियो में बताया है जहाँ पे मैंने यूटिलिटी आपको पढ़ाया है उसमें कि कार्डिनल अप्रोच जो है ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये वही एल्फ्रेड मार्शल है. सो अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड मार्शल द एडिशनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस दैट इज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जैसे जैसे एक एक एडिशनल यूनिट कोई भी पर्सन कंज्यूम करना शुरू करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो तो डिक्रीज़ करती है, बट जो टोटल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ करती है. डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ करने का मतलब क्या कि वो इंक्रीज़ तो करती है बट जैसे जैसे वो इंक्रीज़ करती है तो पहले वो 10 से इंक्रीज़ की, फिर 9 से इंक्रीज़ की, फिर 8 से इंक्रीज़ की. तो उसकी जो इंक्रीज़ करने की जो रेट होती है ना वो कम होती जाती है. पहले वो 5 इंक्रीज़ कर रही है सपोज़, फिर 4 इंक्रीज़ कर रही है, फिर 3 इंक्रीज़ कर रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रेट. अब मैं ये चीज़ आपको आगे फर्दर टेबल से भी मैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से भी मैं आपको समझाऊँगी. सो यहाँ पे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डीएमयू का एक एग्जांपल मैंने दिया है जहाँ पे मैंने 10 यूनिट ऑफ मैंगोज़ लिए हैं और यहाँ पे मैंने हर एक एक यूनिट से जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है एज़ वेल एज़ जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है मैंने वो भी यहाँ पे दिया हुआ है. सो अगर हम देखें तो हम एक मैंगो जब कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें ट्यू कितनी मिल रही है? 10. और एमयू कितनी मिल रही है? 10. सो अगर आप 1 से 8 तक देखिए, यूनिट ऑफ मैंगो में 1 से 8 तक अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और साथ ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है. तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो हाँ, जो फर्स्ट मैंगो को कंज्यूम करने के बाद जो सेकंड मैंगो जब हमने कंज्यूम की तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी 10 से इंक्रीज़ की है. कैसे? 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, 10 से इंक्रीज़ करी है. वहीं आप थर्ड के कंपेरेटिवली सेकंड मैंगो में अगर टोटल यूटिलिटी देखें तो थर्ड में हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है? 29. और सेकंड मैंगो से जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली है वो 20 मिली है. तो यहाँ गैप है कितने का? 9 का गैप है. वैसे ही अगर आप फोर्थ मैंगो से देखें तो फोर्थ मैंगो में हमें टोटल यूटिलिटी 37 मिली है और थर्ड मैंगो में हमें टोटल यूटिलिटी 29 मिली है. तो इन दोनों के जो बीच का गैप है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है और वो कितना है? 9 है. तो ये टीयू इंक्रीज़ तो हो रहा है, मतलब 10 से 20, 20 से 29, 29 से 37, बट जो इसकी इंक्रीज़ होने की रेट है पहले ये 10 से इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद 9 से इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद 8 से इंक्रीज़ हुआ. तो ये जो इंक्रीज़ होने का जो रेट है ये डिमिनिश कर रहा है. पहले वो 10 गुना बढ़ा, फिर 9 गुना, फिर 8 गुना. तो ये जो रेट है ना इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 से 8 मैंगो तक जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है बट स्टिल ये पॉजिटिव है, ये अभी नेगेटिव नहीं हुई है, पॉजिटिव है. वैसे ही अगर हम लोग 9th यूनिट ऑफ मैंगो को जब कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जा रही है? मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है इसमें कितनी है? 52. तो जो हम लोग 9th मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी 52 है और जहाँ पे टीयू मैक्सिमम होती है वहाँ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. ये मैंने आपको पहले भी बताया है.
तो ये 9th मैंगो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ हमारी टीयू मैक्सिमम है और जो एमयू है वो 0 है। सो अगर हम लोग लास्ट में अगर देखें तो लास्ट 10th मैंगो पे अगर हम लोग देखें तो 10th मैंगो में क्या चीज़ है, 10th मैंगो में हमारी टीयू स्टार्ट हो गई है डिक्रीज़ होना। 9th में क्या थी 52 थी, 10th में क्या है 50 हो गई, मतलब स्टार्ट हो गई डिक्रीज़ होना। वही अगर 10th मैंगो पे अगर मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप लोग देखें तो 10th मैंगो पे एमयू क्या है, नेगेटिव हो जा रही है, -2 हो जा रही है। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे-जैसे कोई भी पर्सन किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट को एक-एक एडिशनल यूनिट उसकी कंज़्यूम करना शुरू करता है, तो स्टार्टिंग में उसकी टोटल यूनिट या टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। और वैसे ही जैसे-जैसे आप कंज़्यूम करना शुरू करते हैं, तो एमयू क्या होती है, आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गिरना शुरू कर देती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 ग्लास पानी पी रहे हैं, आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो आपने पहली ग्लास आपने पानी पी। उससे आपको कुछ सैटिस्फैक्शन लेवल मिल गया, कुछ आपको यूटिलिटी उससे मिल गई, दूसरी मिली, तो फर्स्ट ग्लास से आपकी थोड़ी प्यास बुझ चुकी थी। इसी वजह से जब आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर कंज़्यूम किया तो उसमें जो आपको आपको यूटिलिटी मिली ये फर्स्ट के कंपैरेटिवली कम मिली। तो इसी वजह से जो एमयू जो आपको सेकंड ग्लास से मिला, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि एडिशनल जो आपको सैटिस्फैक्शन मिला है, वो क्या हुआ, कम हो गया। उसी तरह जब आप थर्ड ग्लास को कंज़्यूम करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्लास से जो आपको यूटिलिटी मिली है, थर्ड ग्लास से उससे भी कम आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो एमयू इसी तरह से फ़ॉल करता है और एक पॉइंट पे आके जहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, वहाँ उस पॉइंट पे एमयू क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। एंड लास्ट में उसके बाद एक बार एमयू 0 हो गया और टीयू मैक्सिमम हो गया, तो उसके बाद से क्या होता है, टीयू फ़ॉल करना शुरू कर देता है, डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा न टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से ये चीज़ समझाया है और यहाँ पे लिखा भी है। So we move towards the graphical representation of a law of DMU. तो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये समझाया है कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी शो किया है। वही वाई एक्सिस पे मैंने यूनिट ऑफ मैंगो शो की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब टीयू मैक्सिमम है, जब टीयू ऊपर जा रहा है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, बट स्टिल ये पॉजिटिव है। टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है, बट मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, बट स्टिल ये पॉजिटिव है। वैसे ही एक पॉइंट पे आप देखिए तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो गई और उसी पॉइंट पर अगर आप देखिए तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी जब फॉल करना स्टार्ट करती है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो वो जो मैंने आपको टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया था, वही चीज़ मैंने ग्राफिकली यहाँ पे प्लॉट किया है कि टीयू जब इंक्रीज़ होती है, तो हमारी एमयू क्या होती है, एमयू इज़ डिक्रीजिंग, बट स्टिल ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, जब टीयू एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होती है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उस पॉइंट पे 0 हो जाती है एंड व्हेन टीयू स्टार्ट फॉलिंग, एमयू बिकम नेगेटिव। एमयू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है जब टीयू हमारी क्या होती है, फॉल करती है। तो यहाँ पे मेन 3 चीज़ है कि जब 3 यहाँ पे आप स्टेप में इसको समझा सकते हैं कि व्हेन टीयू इज़ इंक्रीजिंग, एमयू इज़ डिक्रीजिंग बट स्टिल इट इज़ पॉजिटिव। ठीक, व्हेन टीयू इज़ एट मैक्सिमम पॉइंट, एमयू बिकम 0 एंड व्हेन टीयू इज़ स्टार्ट फॉलिंग, एमयू बिकम नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे 3 स्टेप में हम लोग ये चीज़ समझा सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि टीयू जिस पॉइंट पे मतलब टोटल यूटिलिटी जिस भी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन सॉरी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हम लोग बोलते हैं। सैचुरेशन और सैटिस्फैक्शन ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है वो। और जब एमयू जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है, तो वो क्या होती है, इसको हम लोग सेशिएटी पॉइंट हम लोग कहते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझाया है। तो इसमें आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, जो मैंने बताया कि जब टीयू इंक्रीज़ होता है तो एमयू डिक्रीज़ होता है, बट स्टिल इट इज़ पॉजिटिव। जब टीयू इज़ एट मैक्सिमम पॉइंट तो एमयू क्या होता है, 0 हो जाता है एंड व्हेन टीयू स्टार्ट फॉलिंग तो एमयू क्या होता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है, फॉल करता है और नेगेटिव हो जाता है। जो हमारी टीयू है, वो टीयू की जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या होती है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और जो एमयू जहाँ पे 0 होता है उस पॉइंट को हम लोग सेशिएटी पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेशिएटी, जहाँ पे इंसान क्या होता है, बस अब नहीं खाना, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल अब क्या होगी, 0 होना स्टार्ट हो गई। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस लॉ में हमें कुछ एजम्पशन लेने होते हैं। आप इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो हर लॉ के कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते ही हैं। तो इस लॉ के एजम्पशंस क्या है, फर्स्ट है रैशनैलिटी। अब रैशनैलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी ये समझाया कि रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है, उसके अंदर ये नीड होनी चाहिए कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज़ करना चाहता हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी पर्सन अगर ऐसा है कि चाहे कितनी भी महंगाई हो, चाहे कितनी भी इन्फ्लेशन हो, मुझे जो चीज़ खरीदना है मैं तो वो खरीदूँगा। जिसके पास जो ये हो कि मेरे पास रिसोर्सेज़ बहुत अबंडेंट है, मैं चाहे जो भी खरीदूँगा और जितना भी खरीदूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी कोई चीज़ महँगी हो। तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगा, ये वहीं पे काम करेगा जहाँ आपके पास रिसोर्सेज़ लिमिटेड हो और लिमिटेड रिसोर्सेज़ में आप चाहते हो कि मैं जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, उससे मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन, इक्वल यूटिलिटी मिले।
ठीक। नाउ द सेकंड इज़ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है मनी से, एक-एक यूनिट की, एक-एक यूनिट ऑफ इनकम को आपको खर्च करके जो भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, जो भी आप कंज़्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट उस इनकम को खर्च करके, उससे जो भी एमयू आपको मिल रही है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। नाउ द थर्ड इज़ यूटिलिटी इज़ एडिटिव। अब यूटिलिटी कैसे एडिटिव होती है? ज़ाहिर-सी बात है कि आप कोई भी आप प्रोडक्ट कंज़्यूम करो, सपोज़ मैंने अब मैंगोज़ का आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, आप उस प्रोडक्ट को क्या करें कंज़्यूम कर रहे हो, तो अगर आप टोटल यूटिलिटी आप देखिए तो टोटल यूटिलिटी एवरी यूनिट ऑफ अ मैंगो से आपकी टोटल यूटिलिटी ऐड होती जाएगी। हमारी एमयू जो क्या होती है वो डिक्रीज़ होती है, बट टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, ऐड होती जाएगी। तो ये असम्पशन होता है यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू का, कि आप कोई भी चीज़ को आप कंज़्यूम कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी ट्यू क्या होगी, ट्यू को कैलकुलेट करने के लिए एवरी यूनिट ऑफ अ मैंगोज़ से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको हम लोग ऐड करेंगे, तब हम लोग ट्यू निकालेंगे। नाउ द फोर्थ वन, अगर हम फोर्थ पे देखें तो कंजम्पशन टू बी कॉन्टिन्यूस। कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो तो इस लॉ का ये एजम्पशन है कि वो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। सपोज आप एक मैंगो अभी खाएं और एक मैंगो आपने शाम को खाया, तो यहाँ पे जो यूटिलिटी मिलेगी वो दो अलग अलग समय पे यूटिलिटी मिलेगी, तो यहाँ पे जो एमयू होगा वो आपको डिक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि आपने दोनों प्रोडक्ट को क्या किया, दोनों मतलब प्रोडक्ट के यूनिट को अलग अलग टाइम पे कंज्यूम किया है। तो यहाँ पे आपकी एमयू क्या होगी, वो डिक्रीज होगी ही नहीं, क्योंकि आपको सुबह भी उससे अच्छी खासी यूटिलिटी मिल जाएगी और शाम को भी अच्छी खासी यूटिलिटी उससे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये एजम्पशन होता है कि आपको जो कंजम्पशन है जिस भी प्रोडक्ट को आप कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। जैसे सपोज़ आपको प्यास लगी तो आपने क्या किया, 1 चम्मच पानी लेकर पी लिया। अब 1 चम्मच पानी से किसी की भी प्यास बुझेगी नहीं, तो ये टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा। 1 चम्मच अगर आप पीते रहेंगे पानी तो उससे आपकी टोटल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो कभी गिरेगी ही नहीं, और ना ही आपकी प्यास बुझेगी, ना ही आपकी टीयू कभी मैक्सिमाइज़ होगी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आप कंज़्यूम करेंगे दैट शुड ऑल्सो बी सूटेबल। ठीक। 6 पॉइंट में ये लिखा है कि नो चेंज इन कस्टमर टेस्ट। कस्टमर के टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। सपोज़ अगर वो मैंगो खा रहा है तो ये नहीं है कि कुछ देर बाद उसने एक मैंगो खाई, अब उसने कहा कि नहीं अब मुझे मैंगो नहीं खाना, अब मुझे गवावा खाना है। तो यहाँ पे ये लॉ काम नहीं करेगा। इसी के जैसे फ़ैशन में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मार्केट में जो भी फ़ैशन आया लोग क्या करते हैं उस चीज़ पे स्पेंड करते हैं। अब बार-बार फ़ैशन अगर चेंज होता जाएगा तो उनकी खर्च करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। जिस हिसाब से लोग खर्च करने के लिए प्लान किए होंगे वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी होगी, एमयू होगी, वो कभी गिरेगी ही नहीं। कभी एमयू डाउन होगी ही नहीं। वैसे ही अगर हम लोग 8th पॉइंट में देखें तो यहाँ पे कमोडिटी की भी प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? इस वजह से क्योंकि जो भी आपकी इनकम होती है आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि हाँ, आपको कौन-सी चीज़ कितने की खरीदनी है, कितना अमाउंट आपको किस-किस जगह पे स्पेंड करना है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि आपने सोचा आपके पास ₹200 है, आपने सोचा कि मैं ₹100 का ये खरीदूँगा, एक प्रोडक्ट है और ₹100 का मैं प्रोडक्ट भी खरीदूँगी। अगर आपने ये सोचा तो यहाँ पे क्या होगी, सपोज़ एक दिन बाद आपको पता चला कि जो प्रोडक्ट ए था उसकी कॉस्ट 100 की बजाय अब 120 हो गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो आपकी प्लानिंग थी आपको आपकी इनकम को स्पेंड करने की वो गलत हो जाएगी। अब कैसे आप उस चीज़ को खरीद पाओगे? इसीलिए अगर बार-बार फ्लक्चुएशन होगी प्राइस में तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं पाओगे और आपको उससे यूटिलिटी मिलेगी नहीं, और जब यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो आपकी एमयू भी गिरेगी नहीं, डिक्रीज़ नहीं होगी। इन 9th पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनकम भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी इनकम होती है आप उसमें प्लानिंग करना शुरू करते हो। अगर आपकी इनकम कम हो गई या फिर ज़्यादा हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इनकम ज़्यादा हो गई तो ये लॉ ऑफ डीएमयू का एक एग्जम्पशंस भी होता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी इंसान के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो जितने पैसे उसके पास आते जाएँगे वो उतने ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेगा। चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा वो यूटिलिटी गेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करना वो चाहेगा। तो ये एग्जम्पशन भी होता है। इसी वजह से जो प्राइस की जो इनकम की जो चेंज होती है वो भी इनकम की चेंज नहीं होनी चाहिए। अब किसी की इनकम कम हो जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जितना खरीदता होगा पहले उससे कोई भी चीज़ कम ही खरीदेगा। सो इसके कुछ एक्सेप्शन हैं हम लोग जो देखेंगे, एक्सेप्शंस है इसके। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? तो पहला एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ से एडिक्टेड है, किसी को किसी चीज़ की लत लगी है अगर, जैसे सपोज़ एक ड्रंक पर्सन जो होता है, जो ड्रिंक करता है, जो जो पर्सन ड्रिंक करता है उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इस चीज़ की उसको लत लगी होती है। तो कोई बियर पी रहा है तो उसकी वो कितनी भी बियर के ग्लास पीता जाएगा उसकी कभी यूटिलिटी ख़त्म ही नहीं होगी, कभी गिरेगी ही नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ से एडिक्टेड है। जैसे कोई है, सिगरेट किसी को पीने की आदत है तो वो उस चीज़ से एडिक्टेड है। उसको उस चीज़ की लत लगी है, इसी वजह से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी एज़ वेल एज़ टोटल यूटिलिटी जो मिलेगी, ना उसकी एमयू कभी गिरेगी और ना ही उसकी टीयू कभी इंक्रीज़ होगी। वैसे ही अगर हम लोग सेकंड पॉइंट पे देखें तो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, वही जो मैंने आपको इनकम वाले केस में बताया था कि किसी भी पर्सन के पास जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको मनी मिलता जाएगा, उसकी सैटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, कभी सैटिस्फाइड ही वो इंसान नहीं होगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास जितना भी पैसा आता जाएगा, हम चाहेंगे कि हम ये भी खरीद लें, हम ये भी खरीद लें, हम ये भी खरीद लें, तो किसी भी पर्सन के पास अगर पैसे भी किसी भी पर्सन के पास अगर पैसे भी बहुत
बहुत अबंडेंट मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी सैटिस्फैक्शन लेवल कभी उसको मिलेगी ही नहीं, कभी उसकी सैटिस्फैक्शन ख़त्म ही नहीं होगी। किसी भी चीज़ से वो कभी सैटिस्फाइड नहीं होगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं जितना से ज़्यादा चीज़ें हो सके मैं कंज़्यूम कर लूँ, ये ड्रेस खरीद लूँ, वो ड्रेस खरीद लूँ, ये खा लूँ, उस रेस्टोरेंट में खा लूँ, उसका कभी मन भरेगा ही नहीं। वैसे ही थर्ड पॉइंट में हम लोग देखें तो कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि शौक होता है, जैसे कॉइन्स को, पुराने समय के जो 25 पैसे के, 50 पैसे के ऐसे जो कॉइन्स आते थे, उनको कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। बहुत रेयर चीज़ों को कलेक्शन जो करने का जो शौक होता है बहुत लोगों को ना, कि स्टैम्प का कोई कलेक्शन करता है, कोई कॉइन्स के कर रहा है, किसी को पुरानी पेंटिंग्स की बड़ी शौक होती है। तो ये क्या होता है कि ये एक इंसान का इंटरेस्ट होता है, शौक होता है। अब जिसको जितना मिलता जाएगा, सपोज़ मैं अगर ओल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करके अपने पास जमा करती हूँ, तो मुझे जितनी भी मिलेगी मैं कलेक्ट करती जाऊँगी, करती जाऊँगी। अब यहाँ पे तो यूटिलिटी एमयू डिक्रीज़ होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, और ना ही टोटल यूटिलिटी मुझे मैक्सिमाइज़ होने की यहाँ पे कोई चांस है कि मेरा मन कभी इससे भरेगा, क्योंकि वो तो मेरे कलेक्शन करने की आदत है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करा दिए। बेसिक अगर मैं आपको एक पूरा रिकैप कराऊँ, तो लॉ ऑफ डीएमयू बेसिकली ये कहता क्या है कि आप किसी भी कमोडिटी की यूनिट को आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम करोगे, उसके थ्रू आपका क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज़ होगी और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। जिस पॉइंट पे आपकी टीयू मैक्सिमाइज़ होगी, उस पॉइंट पे आपकी एमयू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब जब टीयू जब स्टार्ट हो जाएगी फॉलिंग, स्टार्ट गिरना जब शुरू हो जाएगा टीयू, तो वहाँ से आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले आपको ये समझाया, पूरे आपकी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के साथ समझाया, फिर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाया यही चीज़, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी मैंने यही समझाया। उसके बाद हम लोग ये लॉ ऑफ डीएमयू में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो एजम्पशंस यहाँ पे क्या होते हैं कि इंसान को रैशनल होकर रहना है, उसकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस नहीं आनी चाहिए, टेस्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए, फैशन सेंस में चेंज नहीं होनी चाहिए, सुटेबल क्वांटिटी वो किसी भी प्रोडक्ट की कंज्यूम करेगा, और प्रोडक्ट का कंजम्पशन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होगा। और जो भी आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, उस हर एडिशनल यूनिट से जो आपकी यूटिलिटी मिलेगी वो ऐड होती जाएगी, ठीक। और उसके बाद जो मनी किससे जो हमें एमयू मिल रहा है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग एजम्पशंस में ये पढ़े, एक्सेप्शंस में हमने ये पढ़ा कि क्या ऐसे एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो नहीं होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी भी पर्सन किसी चीज़ से एडिक्टेड है, सपोज कोई बीड़ी से एडिक्टेड होता है, सिगरेट से होते हैं लोग, और बियर से होते हैं, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की एडिक्शन हो। एडिक्शन होता है, बट ये जो एडिक्शन वाली जो चीज़ें हैं ये एकदम गलत है, ठीक। जैसे किसी को बहुत पेंटिंग बनाने की शौक होती है कि मैं रोज़ एक ना एक पेंटिंग करती हूँ, जैसे मैं भी पेंटिंग करती हूँ, तो मैं भी क्या करूँ, चाहती हूँ कि रोज़ मैं एक पेंटिंग करूँ, रोज़ एक पेंटिंग करूँ। तो किसी भी चीज़ की लत लग जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो उस चीज़ से किसी भी इंसान का मन नहीं भरता है। वैसे एक्यूमुलेशन ऑफ अ मनी क्या हुआ, एक्यूमुलेशन जो हम लोग मनी को एक्यूमुलेट करें। अब ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँगे, मेरी नानी ने पैसे दिया, मेरी दादी ने दिया, मेरी मम्मी ने दिया, मेरे पापा ने दिया, मेरे भाई ने दिया, मैं क्या करूँगी? मेरे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँगे ना, मैं चाहूँगी मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा मन कभी भरेगा ही नहीं। तो मेरा एमयू क्या होगा, कभी ज़ीरो नहीं होगा। इन थर्ड केस में अगर हम देखें, तो यहाँ पे किसी को भी कलेक्शन करने का शौक होता है रेयर चीज़ों का, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसका कभी मन नहीं भरता है। उसको वो चीज़ को इंतज़ार रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले, हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज़्यूम कर सकें। सो मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताना, एज़ वेल एज़ मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एज़ वेल एज़ अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, तो ये जो पूरी पीपीटी है, मेरी हर लेक्चर की जो पीपीटी होती है, ये पीपीटी मैं खुद बनाती हूँ। मेरे खुद का कंटेंट होता है, मतलब कंटेंट तो मैं देख के अलग-अलग जगह से पढ़ के डालती हूँ। लेकिन ये पूरा जो प्रेज़ेंटेशन है, ये सब पूरा प्रेज़ेंटेशन मेरा है, पीपीटी भी मेरा है, ना ये कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ना कि कहीं से लिया हुआ है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आपको कोई और ऐसे टॉपिक है जो स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि मैं उसको समझाऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।